हाँ, हेलो। हेलो। गुड मॉर्निंग बच्चों। हाँ, कहाँ तक बता। तो कल आपको मैंने पढ़ाया था। कल पढ़ाया था मेंस्ट्रुएशन। तो मासिक चक्र। हाँ, तो डालेंगे मासिक चक्र, मेंस्ट्रुअल साइकिल। मासिक चक्र, चक्र, आर्तो चक्र, आर्तो चक्र, इसको कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल। मासिक चक्र, आर्तो चक्र या मेंस्ट्रुअल साइकिल। देखिए, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल इट इज द स्पेसिफिक फीचर। ये एक विशिष्ट प्रक्रिया होती है जो आपके मानव कपी और किसमें पाई जाती है? ओल्ड वर्ड मंकी में। तो यह विशिष्ट प्रक्रिया होती है, विशिष्ट प्रक्रिया होती है जो मानव काफी व पुरानी दुनिया के बंदरों में पाई जाती है। पुरानी दुनिया के बंदरों में, पुरानी दुनिया के बंदरों में मिलती है, बंदरों में पाई जाती है। तो तीन लोगों में पाई जाती है, मानव कपी और ओल्ड वर्ल्ड मंकी। सभी मंकी में नहीं होती है, सभी मंकी में नहीं पाई जाती है। ओल्ड वर्ल्ड मंकीज। पुरानी दुनिया के बंदरों में पाई जाती है। मानव में इसका अल्टरनेट होता है 28 से 29 दिन। मानव में यह चक्र 28 से 29 दिन में रिपीट होता है। 28 से 29 दिन में रिपीट होता है, पुनरावृत्ति करता है, पुनरावृत्ति, रिपीट होता है। कितने दिन में रिपीट करता है? 28 से 29 दिन में। तो 28 से 29 दिन में रिपीट होता रहता है। तो हर 28 से 29 दिन में ये रिपीट करता रहेगा। हर 28 से 29 दिन में रिपीट होता रहता है। अच्छा, अब आप देखिए, तो हर 28 से 29 दिन में रिपीट करता रहता है। अब आगे देखिए क्या होता है इसमें। तो इसमें क्या होता है, ब्लीडिंग से शुरू होता है, इसी के साथ एग रिलीज होता है। यह अंडों के विकास व अंडोत्सर्ग करता है। मानव में ये आपको मालूम है, आपको 12-13 वर्ष में शुरू होता है और 50 वर्ष तक चलता है। मासिक चक्र का प्रारंभ
12-13 वर्ष में होता है, 12-13 वर्ष में होता है, जिसे मीनार्च कहते हैं, मीनार्च माने प्रारंभ। तथा लगभग 50 साल में, 50 वर्ष में मेनोपॉज रजोनिवृत्ति होती है। मेनोपॉज रजोनिवृत्ति माने मासिक चक्र रुक जाता है, निवृत्ति। मासिक चक्र का रुकना। बंद हो जाना। तो बंद कब होता है? लगभग 50 वर्ष में बंद हो जाता है। तो बंद होने को कहते हैं मेनोपॉज और चालू होने को कहते हैं मीनार्च। तो चालू होता है लगभग 12-13 वर्ष में और बंद होता है लगभग 50 वर्ष में। सामान्यतः मेंस्ट्रुअल साइकिल के मध्य से, सामान्यतः मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी मासिक चक्र के मध्य से, मासिक चक्र के मध्य में एक अंडे का अंडोत्सर्ग होता है। एक ओवम का अंडोत्सर्ग होता है, अंडोत्सर्ग होता है। एक अंडे का अंडोत्सर्ग होता है। सिर्फ एक ही अंडा निकलता है, तो सिर्फ एक ही अंडा निकलता है। यह क्रिया 4 हार्मोन पर निर्भर करता है। मेंस्ट्रुअल चक्र निम्न 4 हार्मोन, इसमें 4 हार्मोन की भूमिका रहती है। कितनी रहती है? 4 हार्मोनों की भूमिका होती है। 4 हार्मोन्स की भूमिका होती है। हार्मोन की भूमिका होती है। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, FSH और LH ये निकलता है ग्राफियन फॉलिकल से। ग्राफियन कोशिकाओं से आता है, निकलता है। कार्पस ल्यूटियम से निकलता है, कार्पस ल्यूटियम से निकलता है। और FSH पीयूष ग्रंथि से आता है। पीयूष ग्रंथि के आग्रपाली से आता है। पीयूष ग्रंथि की आग्रपाली, और ये भी पीयूष ग्रंथि की आग्रपाली से आता है। आग्रपाली से आता है। तो इन 4 हार्मोनों की भूमिका होती है। 4 और आर्थो या मेंस्ट्रुअल साइकिल में निम्न 5 प्रक्रियाएं होती हैं। तो आर्थो साइकिल में क्या होती हैं? निम्न 5 प्रक्रियाएं होती हैं। और
मानव को छोड़कर अन्य प्राणियों में इसको कहते हैं कौन सी साइकिल? ओस्टस साइकिल। तो देखिए ये एक प्रमुख प्रक्रिया होती है, मानव कप और बंदर में, ओल्ड वर्ल्ड मंकी में पाई जाती है। इसमें 5 निम्नलिखित प्रक्रियाएं होती हैं, इनमें 4 हार्मोन की भूमिका होती है। इसका अल्टरनेट माने रिपीट जो होता है सामान्यतः मानव में 28 से 29 दिन का होता है। तो इसमें निम्न क्रियाएं होती हैं। तो मासिक चक्र में निम्न अवस्थाएं होती हैं। तो निम्न अवस्थाएं होती हैं आपकी इसमें। तो आपकी कौन कौन सी अवस्थाएं इसमें रहती हैं? पहली अवस्था होती है मेंसेस अवस्था, रुधिर स्राव अवस्था। मेंसेस रुधिर स्राव अवस्था, रुधिर स्राव अवस्था, ये आपकी पहली अवस्था होती है। 3 से 5 दिन तक होता है। यह प्रथम अवस्था होती है। प्रथम अवस्था होती है जो 3 से 5 दिन होती है। 3 से 5 दिन। इसमें क्या रहता है? रुधिर स्राव होता है। इसमें क्या आता है? पेन आता है। स्त्री को स्टमक पेन आता है। स्त्री को स्टमक पेन माने पेट दर्द आता है। स्टमक पेन, पेट दर्द आता है। और क्या होता है? ब्लीड्स प्रारंभ होता है। गर्भाशय से रुधिर स्राव प्रारंभ होता है। रुधिर स्राव प्रारंभ होता है। रुधिर स्राव के साथ यूट्रस की जो इंडोमेट्रियम होती है, यूट्रस की फंक्शनल इंडोमेट्रियम बाहर निकलती है। और अनिषेचित अंडा, जिसमें निषेचन नहीं हुआ वो अंडा भी होता है। रुधिर के साथ यूट्रस की फंक्शनल इंडोमेट्रियम बाहर निकलती है तथा पुराना अनिषेचित अंडे भी होते हैं। अनिषेचित अंडे, एट्रेटिक वाले अंडे, कौन से? एट्रेटिक, एट्रेसिया बताया था। एट्रेटिक अंडे, एट्रेटिक एग्स होते हैं। अच्छा, तो ये तो आपके निकल जाएंगे। कितना? लगभग 5 दिन में, 4-5 दिन में 50 से 60 ml तक ब्लड रिलीज होता है। सामान्यतः 50 से 60 ml तक, बल्कि कहेंगे 70 ml तक रुधिर निकलता है। 5 दिन की बात हो रही है। पहले दिन ज्यादा रहेगा फिर घटता जाएगा। 3 to 5 days।
टोटल की बात हो रही है, एक दिन की बात नहीं हो रही है। कुछ ज़्यादा भी हो सकता है, 100 ml तक भी निकल जाता है। तो अब क्या होगा, इस समय सभी हार्मोन न्यूनतम अवस्था में होते हैं। तो इस समय क्या होगा, सभी हार्मोन, जो भी हार्मोन होते हैं सब न्यूनतम अवस्था में होते हैं। आपके जो भी हार्मोन हैं सब न्यूनतम अवस्था में होते हैं। सभी हार्मोन किस फॉर्म में होंगे, न्यूनतम अवस्था में होते हैं। प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन, ओस्ट्रोजन, LH व FSH सभी न्यूनतम स्थिति में होते हैं। सब मिनिमम होते हैं, न्यूनतम स्थिति। सब कम रहते हैं, सबसे कम ये रहता है, फिर से ज्यादा ये रहता है, उससे ज्यादा ये सबसे ज्यादा रहता है। अभी शुरू के 5 दिन, लेकिन सभी अपने न्यूनतम स्थिति में होते हैं। सभी न्यूनतम स्थिति में होते हैं माने सब अपने मिनिमम मात्रा में आते हैं, मिनिमम मात्रा में निकलते हैं, मिनिमम मात्रा में निकलते हैं। जीरो कोई नहीं होता है, निकलते हैं लेकिन मिनिमम मात्रा में होते हैं। सभी मिनिमम मात्रा में होते हैं, तब ब्लीडिंग होती है। क्या होता है, रुधिर वाहिनियां सिकुड़कर नष्ट हो जाती हैं और ब्लड रिसता है। और ब्लड कितने दिन तक, 4-5 दिन तक ब्लड का रिसाव होता है। तो वैसे तो जनरली 3 दिन मानते हैं, पहले दिन ज़्यादा रहेगा, फिर दूसरे दिन उससे कम, तीसरे दिन उससे कम, इस तरह से चलता रहता है। और इसका पूरा जो आपका होता है 3 से 5 दिन, ये कहलाती है मेंसेस अवस्था। अगली आ जाएगी मेंसेस अवस्था के बाद आपका मेंसेस अवस्था के बाद आएगा प्रोलिफेरेटिव अवस्था। दूसरी अवस्था आ जाएगी प्रोलिफेरेटिव। प्रोलिफेरेटिव अवस्था, प्रोलिफेरेटिव प्रोलिफेरेटिव अवस्था, प्रोलिफेरेटिव या इसको कहते हैं प्री ओवुलेशन अवस्था। प्री ओवुलेशन माने पूर्व अंडोत्सर्ग, पूर्व अंडोत्सर्ग या अंड निर्माण, अंड निर्माण। तो प्रोलिफेरेटिव या आपका अंडोत्सर्ग या अंड निर्माण क्रिया। तो अब आप देखिए 5 दिन हो गए थे, 6वें दिन से 13वें दिन की क्रिया होती है। कहाँ से कहाँ तक होती है, यह 6वें दिन से 13वें दिन तक की, 13वें दिन तक की क्रिया होती है। तो अब आपकी 6वें दिन से कौन से दिन में आ जाते हैं, 6वें से 13वें दिन तक की क्रिया होती है। तो जब मेंस्ट्रुएशन हो जाता है, अब आपका क्या हो जाता है, उसका इंडोमेट्रियम का बनना प्रारंभ हो जाता है। जो वहाँ निकल गई थी ना, तो इंडोमेट्रियम का बनना प्रारंभ हो जाता है। एंडोमेट्रियम का बनना प्रारंभ हो जाता है, बनना प्रारंभ हो जाता है।
और वो जो प्राइमरी थे, प्राइमरी oocyte, वो सेकेंडरी oocyte में बदलने लगते हैं। प्राइमरी oocyte, प्राइमरी oocyte सेकेंडरी oocyte में, सेकेंडरी oocyte में बदलता है। केवल एक ही सेकेंडरी oocyte विकसित हो पाता है, केवल एक सेकेंडरी oocyte विकसित हो पाता है। एक साइकिल में एक, हर साइकिल में एक, हर माह में एक, तो सेकेंडरी oocyte विकसित होता है। अब जब सेकेंडरी oocyte विकसित होता है, हर माह में एक सेकेंडरी oocyte विकसित होगा। अब क्या होगा यहाँ पर, अब होगा क्या, अब वो जो विकसित हो रहा है तो उस समय हार्मोन की बात आती है। तो हार्मोन क्या हो जाएगा, हार्मोन आपका किसका लेवल बढ़ेगा, किसका लेवल बढ़ेगा, LH का लेवल बढ़ने लगेगा। LH का लेवल बढ़ने लगता है, LH व FSH हार्मोन स्तर बढ़ता है, हार्मोन स्तर बढ़ता है, जो एस्ट्रोजन को बढ़ाता है, जो एस्ट्रोजन को प्रेरित करता है। एस्ट्रोजन का स्तर, जन का स्तर बढ़ता जाता है, एस्ट्रोजन का स्तर बढ़ता जाता है। क्या बढ़ता जाएगा, एस्ट्रोजन का स्तर। और 12वें 13वें दिन ये पीक पर होता है, 12वें 13वें दिन पीक, पीक का मतलब है शीर्ष पर होता है, शीर्ष पर होता है। और प्रोजेस्टेरॉन सब अपनी पूर्वत स्थिति में था, माने सबसे कम। प्रोजेस्टेरॉन न्यूनतम स्थिति में ही होता है, में होता है। प्रोजेस्टेरॉन क्या रहेगा, न्यूनतम। प्रोजेस्टेरॉन न्यूनतम रहेगा, सिर्फ क्या बढ़ेगा, पहले FSH बढ़ेगा, LH बढ़ेगा, एस्ट्रोजन बढ़ेगा, और 12वें 13वें दिन पीक पर हो जाएगा एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन से अंडों का विकास होता है, तो ये अंडों के निर्माण को प्रेरित करते हैं। क्या होते हैं, अंडों के निर्माण को प्रेरित करते हैं, अंडों के विकास को प्रेरित करते हैं। ये आपस में डिस्कशन मत कीजिए, ये अंडों के विकास को प्रेरित करते हैं। अब क्या होगा देखिए, अब आपका अगली फेज आ जाएगी, उसे कहते हैं ओवुलेशन। कौन सी अवस्था, ओवुलेशन। अगला आ जाएगा ओवुलेशन, तीसरी अवस्था ओवुलेशन। तो देखिए पहले में क्या था, ब्लीडिंग का था 1 से 5 दिन, ब्लीडिंग के बाद 6वें से 13वें दिन अंडों का विकास था। और इस समय 3 हार्मोन का लेवल बढ़ जाएगा, प्रोजेस्टेरॉन का एज इट इज रहेगा, प्रोजेस्टेरॉन में कोई चेंज नहीं आएगा। और अब आपके अंडे विकसित हो रहे, और इंडोमेट्रियम मोटी होती जाएगी, एंडोमेट्रियम मोटी होती जाएगी। जो वहाँ सबसे पतली थी 5 दिन,
अब छठवें दिन कुछ और मोटी हो जाएगी, सातवें दिन कुछ और मोटी हो जाएगी, आठवें दिन कुछ और मोटी हो जाएगी, नवें दिन कुछ और मोटी। इस तरह उसकी एंडोमेट्रियम की मोटाई बढ़ती जाएगी और अंडों का विकास होता जाएगा। 13वें दिन अंडा विकसित हो जाता है। अब शुरू होता है आपका ओवुलेशन। क्या शुरू होगा? ओवुलेशन। अब शुरू होता है ओवुलेशन, इसे कहते हैं अंडोत्सर्ग। फिर तीसरी अवस्था अंडोत्सर्ग। ये सामान्यतः बिल्कुल मध्य में होती है। कब होती है? यह मासिक चक्र के मध्य में होती है। मध्य में होती है। सामान्यतः 14वें दिन होती है। सामान्यतः 14वें दिन होगी। सामान्यतः 14वें दिन होती है। 14वें दिन सामान्यतः कौन सा दिन होगा? 14वां दिन। तो वैसे 14वां या 15वां दिन होता है, बिल्कुल मध्य में होती है। अब क्या होता है इस समय? जो एक अंडा विकसित हुआ है वो आपका फट जाएगा और ग्राफियन फॉलिकल का कवर वहीं रह जाएगा और एग अंडाशय से बाहर आ जाता है। 14वें दिन मैच्योर फॉलिकल, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल फट जाता है। 14वें दिन ग्राफियन फॉलिकल फट जाता है और ओवम ओवरी से निकल जाता है। ओवम अंडाशय से निकल कर सीलोमिक गुहा में आ जाता है। सीलोमिक कैविटी में आ जाता है। इसी को कहते हैं ओवुलेशन। इसे ओवुलेशन कहते हैं, निकलने को ही इसे ओवुलेशन, अंडोत्सर्ग कहते हैं। प्रति माह एक ही अंडा निकलता है। सामान्यतः प्रति माह एक ही ओवम निकलता है, अंडा निकलता है। और दोनों ओवरी में क्रिया एकांतर क्रम से होती है। दोनों अंडाशय में यह क्रिया एकांतर क्रम में होती है। एकांतर क्रम से होती है। मतलब क्या है? इस महीने अगर लेफ्ट से आया तो अगले महीने राइट से आएगा। लेफ्ट राइट माने एक महीने लेफ्ट से निकलता है, अगले महीने राइट से, फिर लेफ्ट से, फिर राइट से, ऐसे चलता रहता है। तो एक ही अंडा होता है सामान्यतः। कभी कभी हो सकते हैं लेकिन वैसे सामान्यतः एक ही अंडा निकलता है। अच्छा, अब क्या इसको अंडोत्सर्ग कहते हैं। इस समय क्या रहेगा? तो LH व FSH पीक पर होते, सबसे ज्यादा LH होता है। LH व FSH हार्मोन पीक पर होते हैं। पीक का मतलब शीर्ष पर होते हैं, अपनी अधिकतम ऊंचाई पर होते हैं। पीक पर, अधिकतम स्तर पर होते हैं। अधिकतम स्तर पर होते हैं। और LH का स्तर FSH से अधिक होता है। LH का स्तर FSH से अधिक। और पहले वाले में क्या रहता था? पहले वाले जब शुरुआत हुई थी तो FSH ज्यादा था, LH कम था। लेकिन अभी दोनों पीक पर हैं
दोनों पीक पर हैं, लेकिन LH का स्तर FSH से ऊपर है। और अभी देखिए प्रोजेस्टेरॉन में कोई चेंज नहीं होगा, प्रोजेस्टेरॉन एज इट इज रहेगा। एस्ट्रोजन थोड़ा घटता है, एस्ट्रोजन का स्तर कुछ कम होता है, कुछ कम हो जाता है। वहां पर पीक में था 13वें दिन, लेकिन 14वें दिन के बाद कुछ कम हो जाता है और प्रोजेस्टेरॉन न्यूनतम होता है। प्रोजेस्टेरॉन न्यूनतम होता है। अभी देखिए प्रोजेस्टेरॉन अब चेंज आता है प्रोजेस्टेरॉन में। तो अंडा जब निकल जाता है तब, और वो देखिए अंडा तो निकल गया और उसका कवर वही रह जाता है ओवरी में, और वो क्या बना देता है, कार्पस लुटियम। तो अंडा निकल जाएगा और वो वहीं रह जाएगा, और जो वाल है यूट्राइन वाल वो पूरी मोटाई पा लेगा। गर्भाशय की भित्ति, गर्भाशय की भित्ति मोटाई बढ़ जाती है, मोटाई बढ़ जाती है। गर्भाशय भित्ति की मोटाई, गर्भाशय भित्ति की मोटाई बढ़ जाती है और अधिक हो जाती है, मोटी। अब आएगा आपका, देखिए पहली अवस्था में ब्लीड हुआ था, सब अपने न्यूनतम स्तर पे थे, हार्मोन 4-5 दिन चलता है। फिर उसके बाद क्या होता है, अंडों का निर्माण शुरू होता है। उस समय 3 हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है। स्टार्टिंग में सबसे ज़्यादा FSH का स्तर ज़्यादा होता है, लेकिन इस समय सबसे ज़्यादा स्तर किसका है, LH का। और 13वें दिन तक ओस्ट्रोजन अपने पीक पर होता है, लेकिन LH और FSH ओस्ट्रोजन से ज़्यादा होते हैं। LH और FSH ओस्ट्रोजन से ज़्यादा, लेकिन ओस्ट्रोजन अपने पीक पर 13वें दिन होता है, 12वें 13वें दिन पीक पर होता है। 14वें 15वें दिन से ओस्ट्रोजन का लेवल घटेगा, ओस्ट्रोजन लेवल थोड़ा कम हो जाता है, पीक पर रहता है 12वें 13वें दिन। और LH FSH पीक पर कब होते हैं, 14वें दिन। ओवुलेशन हो गया, माने एक अंडा वहां से निकल गया। अब होगा क्या, पोस्ट ओवुलेशन, या उसको कहते हैं ल्यूटियल फेज। ये आपस में बात क्यों कर रहे हो? हाँ, तो अगला है पोस्ट ओवुलेशन। पोस्ट ओवुलेशन या इसको कहते हैं ल्यूटियल फेज। ल्यूटियल फेज माने फर्स्ट अंडोत्सर्ग, सर्ग या लुटियल अवस्था, लुटियल अवस्था। अब देखिए क्या होगा, तो लुटियल अवस्था में क्या होना है, तो लुटियल अवस्था में आपका होना क्या है, तो वो जो लेवल है किसका, आपका, तो FSH और LH अब थोड़ा थोड़ा लेवल घटने लगेगा। उसके घटने से क्या होगा, अब देखिए क्या होगा, सबसे पहले कार्पस ल्यूटियम का निर्माण प्रारंभ हो जाता है। कार्पस ल्यूटियम, कार्पस ल्यूटियम का निर्माण होता है। कार्पस ल्यूटियम, कार्पस ल्यूटियम किससे बनता है, ग्राफियन फॉलिकल के खोल से। ग्राफियन फॉलिकल के खोल से कार्पस ल्यूटियम बनता है।
ये LH से प्रेरित होता है। इसका निर्माण LH हार्मोन से प्रेरित होता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन से प्रेरित। तो इसको चेक कौन करता है? आपका LH हार्मोन। LH हार्मोन ही अभी सुपर रहेगा, LH हार्मोन का लेवल सबसे अधिक रहेगा। अब जब कार्पस ल्यूटियम बन जाएगा तो प्रोजेस्टेरॉन स्तर बढ़ने लगता है। कार्पस ल्यूटियम बनने पर प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन निकलता है, हार्मोन निकलता है। प्रोजेस्टेरॉन का स्तर बढ़ता जाता है, प्रोजेस्टेरॉन का स्तर बढ़ता जाता है। प्रोजेस्टेरॉन का स्तर बढ़ता है और ये आपका पीक पर रहता है 15वें दिन से लेकर 15वें दिन से लेकर 28वें दिन तक ये पीक पर रहता है। 15वें से इसका स्तर कहाँ तक रहेगा? 21 दिन तक तो पूरा पीक पर रहेगा। 15वें से 24वें दिन तक पीक पर रहता है, पीक पर रहता है। 15 से 24 दिन तक पीक पे रहता है। और आपको मालूम है अब इसका डिपेंड करता है निषेचन पर। यदि निषेचन हो जाता है, निषेचन पूर्ण हो जाता है तो कार्पस ल्यूटियम बना रहता है, बना रहता है और प्रोजेस्टेरॉन आता रहता है। प्रोजेस्टेरॉन स्तर अधिक रहता है। हाँ, अब यदि फर्टिलाइजेशन फेल हो जाता है, क्या हो जाएगा? यदि फर्टिलाइजेशन फेल हो जाता है, निषेचन नहीं हो पाता है, नहीं हो पाता है, यदि निषेचन नहीं हो पाता है, अगर निषेचन नहीं हो पाएगा तब, यदि निषेचन नहीं हो पाता है तो कार्पस ल्यूटियम क्षीण होने लगता है। कार्पस ल्यूटियम क्षीण होने लगता है। क्षीण होने लगता है, कार्पस ल्यूटियम क्षीण होने लगता है। जो कार्पस एल्बिकेंस में बदल जाता है, कार्पस एल्बिकेंस में बदल जाता है, बदल जाता है और सभी हार्मोन अपने न्यूनतम अवस्था में आ जाते हैं। क्या हो जाएगा? अब सभी हार्मोन फिर से न्यूनतम अवस्था में आ जाएंगे।
सभी हार्मोन मतलब कौन कौन? FSH, LH, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन न्यूनतम स्थिति पर आने लगते हैं, न्यूनतम स्थिति में आने लगते हैं। न्यूनतम स्थिति में आने लगते हैं। और वो जो आपकी यूट्राइन वाल है, यूट्राइन वाल नष्ट होने लगती है। यूट्राइन वाल इंडोमेट्रियम, फंक्शनल मीट्रियम टूटने लगती है, पतली होने लगती है, पतली होने लगती है। 24 दिन तक सबसे मोटी रहेगी, 15 से लेकर 24 दिन तक एक तरह रहेगी, टूटने लगती है, पतली होने लगती है। और आपका क्या शुरू हो जाता है? 29वें दिन से फिर से मेंसेस प्रारंभ हो जाता है। तो आपका क्या आ जाता है? दूसरा मेंस्ट्रुअल साइकिल प्रारंभ हो जाता है। 29वें दिन से पुनः मेंसेस माने वही रुधिर स्राव आने लगता है। और क्या है? दूसरी मेंस्ट्रुअल साइकिल प्रारंभ हो जाती है। सेकेंड मेंस्ट्रुअल साइकिल प्रारंभ हो जाती है। एक पूरी हो गई, अब दूसरी शुरू हो गई। कब शुरू होती दूसरी? यदि निषेचन फेल्ड हो गया है, और निषेचन हो जाएगा तो मेंस्ट्रुअल साइकिल रुकी रहेगी 15 माह तक, 15 मंथ रुकी रहती है। लेकिन अगर निषेचन हो जाएगा तो फिर आपका ये है। तो निषेचन, अब ये मेंस्ट्रुअल साइकिल में आप फिर से थोड़ा सा समराइज कर रहा हूँ, कल डायग्राम पूरा बनाया था। पूरी हार्मोन पर डिपेंड करती है। अब आपको मालूम है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल का अल्टरनेट 28 से 29 दिन का होता है। 28 से 29 दिन का होता है मानव के लिए। और ये क्रिया मानव, कपि और ओल्ड वर्ल्ड मंकी में पाई जाती है। इसमें अंडे का निर्माण, अंडे का विकास, निष्कासन होता है। तो ये क्रिया में कई अवस्थाएं होती हैं। पहली अवस्था होती है मेंस्ट्रुअल अवस्था, मेंसेस अवस्था, ब्लड अवस्था। तो ये अधिकतम 5 दिन की होती है। इस समय ब्लड रिसाव होता है और सभी हार्मोन अपने लीस्ट स्थिति पर होते हैं, न्यूनतम स्थिति पर होते हैं। उनमें सबसे कम प्रोजेस्टेरॉन होता है, उससे अधिक एस्ट्रोजन होता है, उससे अधिक LH होता है, सबसे अधिक FSH होता है इस समय। लेकिन इस समय क्या निकलता है? ब्लड निकलता है। और ब्लड के साथ साथ आपके अगर कोई जम्स है, कोई पुराना अंडा है जो निषेचित नहीं हो पाया है, और उसकी जो यूट्रस वाल जो टूटती है, वो सब ब्लड के साथ निकल जाती है। तो ये उसको शुद्धिकरण भी करता है, माने एक तरह का इम्यून भी देता है। लेकिन ब्लड का लेवल, ब्लड कई बार बहुत ज्यादा निकलता है जो नुकसानदायक हो सकता है। अगर एक लेवल से ज्यादा निकलता है, वैसे 30 से लेकर 70 ml के बीच में रहना चाहिए। 30 से 70 ml के बीच में रहना चाहिए। और अगर ये 100-150 ml जाता है तो ये शरीर को नुकसानदायक हो सकता है। अच्छा, लेकिन ऐसा कोई इस क्रिया से शरीर को बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होता है। दर्द आता है और उसके साथ ब्लड निकल जाता है। अच्छा,
तो ये एक प्रमुख क्रिया हुई। अब इसके बाद क्या होता है, सेकेंड अवस्था प्रोलिफरेशन, अंडोज भवन, प्रोलिफरेशन। तो अब अंडों का निर्माण, अब आपको बताया था जब ओवरी बनाया था तो ओवरी में अंडे एग ट्यूब, एग नेस्ट फॉर्म में होते हैं, गोल रचना में, वो सब प्राइमरी फॉलिकल होते हैं। वहां से अब सेकेंडरी फॉलिकल बनना शुरू होते हैं 6वें दिन से लेकर 13वें दिन तक। अब उसमें बहुत से अंडे डेवलप्ड होते हैं, लेकिन एक ही विकसित हो पाता है, बाकी सब नष्ट हो जाते हैं। नष्ट होने वालों को क्या कहते थे, एट्रेटिक अंडे। लेकिन वहां पर एक अंडा विकसित हो जाता है। इस समय प्रोजेस्टेरॉन को छोड़कर सबका लेवल बढ़ जाता है, लेकिन ओस्ट्रोजन का लेवल अधिक रहता है सबसे, लेकिन सभी का लेवल बढ़ जाता है। लेकिन ओस्ट्रोजन अपने पीक पर होता है 13वें दिन, 12वें 13वें दिन पीक पर होता है, लेकिन लेवल तीनों का बड़ा होता है। ओस्ट्रोजन, एलएच, एफएसएच तीनों का लेवल बड़ा होता है। एलएच का लेवल एफएसएच से ऊपर हो जाता है, जबकि एफएसएच का लेवल पहले ज्यादा था। अब क्या हो जाएगा, फिर ओवुलेशन, ये 14वां दिन होता है, मिड ऑफ साइकिल होता है, साइकिल के बिल्कुल बीच का समय होता है। अब उस समय वो फट जाएगा, जो फॉलिकल होता है फट जाता है, और जो डेवलप्ड फॉलिकल, उससे वो फॉलिकल तो अंडाशय से निकल जाएगा और उसका कवर वहीं रह जाता है। फॉलिकल का निकलना ओवुलेशन कहलाता है। इस समय एफएसएच और एलएच अपने पीक पर होते हैं, जिसमें एलएच का लेवल सबसे हाई होता है। दोनों पीक पर होते हैं, एलएच का लेवल सबसे हाई होता है। अब क्या होता है, अब वहां से क्या होगा, ओवुलेशन के बाद कार्पस या लुटियल अवस्था, पोस्ट ओवुलेशन, तो ये 15वें से 24वें दिन तक रहता है। इस समय अब प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ने लगेगा और आपका 17वें 18वें दिन, और जो दीवार वहां पतली हुई थी 6वें दिन से ही मोटी होने लगती है, और इधर दीवार मोटी हो जाती है। तो फुल मोटी यहाँ पर रहती है, 20, 21, 18 से लेकर 21 दिन तक दीवार पूरी मोटी हो जाती है। और इस समय प्रोजेस्टेरॉन सबसे ज्यादा रहता है, तो प्रोजेस्टेरॉन लेवल हाई रहता है। और इसी बीच निषेचन होता है, तो अंडे को इम्प्लांटेशन, अंडे को उसको विकास के लिए प्रोजेस्टेरॉन मस्ट होता है। प्रोजेस्टेरॉन ही चेक करता है मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी और प्रेगनेंसी को भी। अब वहां पर क्या हुआ, अब कार्पस लुटियम की अवस्था 9 से 10 दिन की होती है, माने 15वें दिन से 24वें दिन तक की होती है। अब इस बीच अगर निषेचन हो चुका है तो प्रोजेस्टेरॉन कंटिन्यू रहेगा, कार्पस लुटियम नहीं खत्म होगा। लेकिन यदि फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाया है, इम्प्लांटेशन नहीं हुआ है, उस स्थिति में कार्पस लुटियम क्षीण होने लगता है, और ये आपका कार्पस एल्बिकेंस कहलाता है। अब इससे प्रोजेस्टेरॉन लिस्ट पहुंच जाता है, और सभी हार्मोन अपने लिस्ट पे आने लगते हैं 24वें दिन के बाद, और सबसे कम हो जाता है प्रोजेस्टेरॉन। जैसे प्रोजेस्टेरॉन लिस्ट पे पहुंचता है, चेक करता है, तुरंत आपका मेंसेस स्टार्ट हो जाता है, और आपका 29वें दिन से फिर से ब्लड आने लगता है, माने सेकेंड साइकिल प्रारंभ हो गई। और फिर ऐसे चलेगा, फिर वही क्रिया चलेगी, रिपीट होगी, फिर वही आपका होगा। अगर निषेचन नहीं होगा या निषेचन होगा, तो ये था कंप्लीट। अगला क्वेश्चन डालेंगे निषेचन, इसका डायग्राम कल मैं बना चुका था और आपको मिल चुका था। अगला क्वेश्चन है निषेचन, तो निषेचन आपको बताऊंगा, डायग्रामेटिक है। निषेचन तो सिंपल सी बात है, मेल और फीमेल गैमेट का मिलन ही, फ्यूजन ही, जिससे जायगोट बनता है, निषेचन कहलाता है। मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन जिससे जायगोट बनता है, वो निषेचन कहलाता है। लेकिन होता कैसे है, तो निषेचन आपको बता चुका हूं, फैलोपियन ट्यूब में होता है। अभी जो अंडा ओवुलेशन से निकलता है, अरेस्टेड इन मेटाफेज होता है, मेटाफेज में रुका होता है, आगे का विकास उसका फैलोपियन ट्यूब में होता है। तो वहां क्या होता है, कैपेसिटेशन, और वो सब आगे का विकास वहां होता है। तो सबसे पहले अब क्या होगा, सबसे पहले कॉपुलेशन होगा, और मेल अपने सीमेंस को फीमेल के वेजिना में छोड़ देता है, उसको कहते हैं इंसेमिनेशन।
insemination. Insemination is ejaculation, but all ejaculation not insemination. तो insemination कर देता है, वेजिना में छोड़ देता है। वेजिना में जो अपना सीमेंस छोड़ता है उसमें मिलियंस, 1 ml में 100 से 150 मिलियन स्पर्म होते हैं और एक बार में करीब 3-4 ml आता है। तो इस तरह से 300 से 400 मिलियन स्पर्म होते हैं। लेकिन यहां पर अब स्पर्म की मोटेलिटी, स्पर्म की गतिशीलता का बहुत बड़ी भूमिका होती है। स्पर्म अगर 1.5 से आपका 2 मिलीमीटर पर मिनट की अगर गति रखता है तभी आसानी से वहां चढ़ पाएगा। 1.5 से बल्कि 3 मिलीमीटर, वैसे 2 से 3, 2.5, 3 ऐसा अगर उसकी क्षमता है मिलीमीटर पर मिनट, अगर इतना तेज दौड़ सकता है तो इसकी मोटेलिटी स्पर्म की बहुत महत्वपूर्ण होती है। आए तो यहां पर 300 से 400 मिलियन स्पर्म, बट आर स्पर्म कैन नॉट रीच इन फैलोपियन ट्यूब। सभी स्पर्म फैलोपियन ट्यूब पर नहीं पहुंच पाते हैं। मिलियंस स्पर्म हैं लेकिन वो वहां पर नहीं पहुंच पाते हैं। सर्विकल और उसका प्रॉब्लम, लेकिन सर्विक्स के ही कारण चढ़ते हैं, फिर उधर से खींचा जाता है और प्रोस्टाग्लैंडिन्स का रहता है जिससे स्पर्म ऊपर जाते हैं। तो वहां पर पहुंचाने के लिए वहां पहुंचते कितने हैं, वो वहां पर 300 से 500 स्पर्म भी पहुंच पाते हैं। एक बार में 300 से 500 आए कितने थे, 300 से 400 मिलियन, माने 300 या 400 इंटू 10 की पावर 6। लेकिन उतने वहां नहीं पहुंचेंगे। अब वहां जब पहुंचेंगे और वहां एग, स्पर्म पहले है, एग पहुंच गया फैलोपियन ट्यूब से, वो आपको फिम्बरी पढ़ाया था, तो वहां से कैरी होता है, फनल जैसा बनता है और अंदर जाते हैं। जब वहां जाते हैं तब दोनों का विकास, स्पर्म भी अभी कैपेबल नहीं होता है। जब फैलोपियन ट्यूब में उसको कैपिसिटेशन करता है तब स्पर्म कैपेबल होता है फर्टिलाइजेशन के लिए। और एग भी अभी नहीं है, एग भी अभी पूरा मैच्योर्ड नहीं है, वहां अरेस्टेड मेटाफेज है। और ये सब आपका फैलोपियन ट्यूब में होता है। क्या होगा वो आपको मैं नेक्स्ट टर्म पे बताऊंगा, तो कल बताऊंगा उसको। ठीक, ओके।